और वो भी उदासी से सनाया की तरफ देखने लगा तो सनाया सिगरेट बुझाते हुए इवान के उतरे चेहरे को देख सवाल करती है, क्या हुआ? तू उदास क्यों है? सनाया का ये सवाल सुन इवान सनाया की तरफ देख कहता है, पहले तू अपने उदासी का रीजन बता। जब इवान ने ये कहा तो सनाया कहती है, बस कोई मिली तो ऐसा लगा जो चाहिए वो मिल गया, पर ऐसा नहीं है, वो किसी और की है। सनाया ने जब ये बताई तो इवान कहता है, तेरा दर्द मेरे से ज्यादा है। इवान का ये बात सुनते ही सनाया उसे कहती है, तेरा क्या दर्द है? सनाया का सवाल सुन इवान उसके आंखों में देखते हुए कहता है, क्या मैं तुझे एक बार किस कर सकता हूँ? जब इवान उससे ये कहता है तो सनाया का मुंह सड़ा सा बन जाता और वो उसके सिर पर मारते हुए कहती है, पागल है क्या तू? इवान तो बस जानना चाहता था जो एहसास उसे कबीर को किस करते टाइम हुआ था वो एहसास किसी और को किस करते हुए होगा। वो अपने हाथ जोड़ कहता है, एक बार किस करने दे प्लीज, दोस्ती के खातिर। दोस्ती के खातिर ये शब्द सुन उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे अब। अपने दोस्त का ये बात सुनते हुए सनाया 2-4 बार गहरी सांस भरी, फिर इवान की तरफ देख कहती है, ओके, मैं सिर्फ दोस्ती के लिए कर रही हूँ, पर इसके बदले तुझे मेरा एक काम करना होगा। सनाया का ये बात सुनते ही इवान झट से कहता है, जो तू बोलेगी मैं करूँगा। अब किस करने दे। इवान का ये बात सुनते ही सनाया एक गहरी सांस भरती है और वो अपने चेहरे को आगे की तरफ कर देती है। वही इवान भी अपने होंठों को फिर सनाया के होंठों के करीब ले जाने लगता है। फिर जैसे ही इवान का हल्का होंठ टच हुआ होता कि दोनों एक दूसरे से दूर हो, अपना सड़ा चेहरा बनाते हुए एक साथ कहते हैं, डिस्गस्टिंग। उसके बाद सनाया इवान पर अपना हाथ चलाने लगती है और इवान उसे रोकने, ऐसे ही दोनों फिर जैसे हमेशा बेस्ट बडी की तरह रहते थे वैसे ही मस्ती मजाक बातें और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद दोनों ही सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मेंशन में उन सभी का भी खेलने का सिलसिला खत्म हो चुका था। सभी सोने के लिए अपने अपने रूम चले गए। रूम आने के बाद रेहान सान से थोड़ा दूरी बनाकर अपने आंखों को बंद किया हुआ था। ये देख सान उसे ही देखने लगा, क्योंकि जब वो उसके सामने हो तो उससे दूर हो। वो तभी सोता जब वो परेशान हो। वह रेहान के करीब जा उसके सीने में अपने हाथ को रख अपने मासूमियत से भरे आवाज में सवाल करता है, क्या हुआ रेहान? कोई प्रॉब्लम है क्या? सान के सवाल को सुन रेहान अपने आंखों को खोल दिया तो सान अपने चेहरे को ऊपर कर रैबिट की तरफ उसे देखना लगा तो उसके सिर पर अपने हाथ को रख रेहान प्यार से कहता है, कुछ नहीं हुआ बनी। रेहान के चेहरे का भाव से उसके शब्द मिल नहीं रहे थे। तभी सान अपने आंखों को छोटा कर रेहान को घूरते हुए कहता है, आप बताते हो कि नहीं रेहान? सान धमकी के लहजे में ये बात कहा तो रेहान उसके आंखों में देखते हुए कहता है, अगर नहीं बताया तो क्या करोगे बनी? जब रेहान ये बात कहता है तो सान को कुछ याद आता। रेहान सान के पर जो एक टाइम में इस्तेमाल किया था उसे बेड से उतर ड्रॉर के पास जा निकाल दिया। जब रेहान उसके हाथ में वो सामान देखता है तो हैरानी से वह सवाल करता है, क्या करना चाहते हो तुम बनी? रेहान के सवाल में सान उसे शेरनी मुस्कान के साथ देखता है, फिर उसके पास उसके दोनों हाथ को पकड़ हैंडकैफ लगाने लगता है। वही रेहान उसे करने देता है, क्योंकि वो जरा सा भी हिले दुलेगा तो सान के उसकी चोट पर असर होगा। उसके हाथ में हैंडकैफ लगाने के बाद वो बेड के ऊपर चढ़ रेहान के पेट पर अपने पैर दोनों साइड रख अपने टी शर्ट को उतार उसके सामने बिना टी शर्ट के आ जाता है। सान को बिना टी शर्ट का देखते ही रेहान के शरीर में गर्मी पैदा होने लगता है। वही सान रेहान के आंखों में देखते हुए उसका टी शर्ट उठा उसके शरीर को देखने लगा था। तभी रेहान सवाल करते हुए कहता है, क्या कर रहे हो बनी? तुम कब से बैड बनी बन गए हो? रेहान के इन सवालों को सुन सान उसके आंखों में देखते हुए कहता है, जब से आप मेरे लाइफ में आए हो आपने सान को बैड सान बना दिया है। आप बताएं मैं आपके साथ कुछ करूं या आप बताएगा बात क्या है? जब सान ये कहता है तो रेहान भी देखना चाहता था सान आखिर करेगा क्या ये सब करके। रेहान कुछ भी कहा तो सान उसके जिस्म की तरफ देख अपने होंठों को रेहान के शरीर पर ले जा उसके शरीर पर अपने किस को करते हुए अपने दांतों से छोटा छोटा किस का निशान बनाने लगा। फिर अपनी जीभ निकाल चांद भी रहा था। चांकते हुए किस करते हुए निशान बनाने के बाद भी रेहान को अधिक फर्क नहीं पड़ा तो सान रेहान के पजामे को उसके जिस्म से निकाल दिया तो रेहान कहता है, सान ऐसे क्या पागलों जैसा कर रहे हो? मुझसे दूर हो वो। पर सान दूर ना हो उसके प्राइवेट एरिया के पास जाने के बाद उसे उकसाने लगा। फिर सान जैसे ही अपने जीभ को निकाल टच किया तो रेहान तड़प सा गया। वो अपने हाथ को आगे कर सान के सिर को पकड़ना चाहता था, पर उसका ये इच्छा ही रह गया था। तभी सान अपने जीभ को स्लाइड करते हुए कहता है, बताओ रीजन। रेहान जो सान के आवाज की जगह वो इस वक्त बस महसूस कर रहा था। तभी वो कहता है, स्टॉप बनी, मैं तुम्हें सब बताता हूँ।
रेहान को बहुत अच्छे से पता था सान उसके साथ कुछ करेगा तो है नहीं, पर उसके शरीर में अपने हरकतों के कारण तूफान जरूर पैदा कर देगा। जब रेहान ने ये कह दिया तो वो उसके पेट पर बैठ उसके आंखों में देखने लगा। तभी रेहान कहता है, इस हैंडकैफ को कौन खोलेगा? रेहान का ये बात सुन सान झट से बड़े मासूमियत के साथ कहता है, जब आप मुझे सब बता दोगे तभी मैं इस हैंडकैफ के लॉक को खोलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है एक बार ये खुल गया तो आप मुझे कुछ नहीं बताने वाले हैं। सान के मासूमियत से कहे चालाकी से भरे बातों को सुनकर रेहान को इस वक्त दिल कर रहा था वो सान को खा जाए। तभी अपने जज्बातों पर कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम्हें ये तो पता ही है ध्रुव आयशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। रेहान का ये बात सुन बिना कुछ कहे बस अपने चेहरे को हाँ मैं सान हिला दिया तो रेहान आगे कहता है, इसी बात पर ऋतिक ध्रुव से बहुत नाराज रह रहा था। ये बात ध्रुव से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो कहीं चला गया। कहाँ गया कहाँ हो सकता है कुछ नहीं पता चल रहा है, पर बहुत पता करने के बाद 2 जगह में शायद ध्रुव हो सकता है, पर गारंटी नहीं है। ये बात जान सान का चेहरा निराशा से भर गया। वो उसके हैंडकैफ के लॉक को खोल दिया तो उसके उदास चेहरे को देख रेहान उसके चेहरे पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए उसे बेड पर कर खुद उसके ऊपर आ कहता है, बनी सेड मत हो, वो मैं बहुत जल्द ध्रुव को ढूंढ लूंगा। और अब ऋतिक को भी रियलाइज हो गया है वो जो ध्रुव और अपनी बहन के साथ किया है वो गलत है। अब वो अपनी बहन और ध्रुव को दूर नहीं करना चाहता है बल्कि एक करना चाहता था, पर ये जानने से पहले ही ध्रुव चला गया। पर मैं ऋतिक मिलकर उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। रेहान के कहे एक एक बात पर सान को बहुत भरोसा था। वो जानता था अगर सान ने कह दिया है वो ध्रुव को ढूंढ लेगा तो पक्का ढूंढ लेगा। सान जब इस बारे में अब तक सोच रहा था वही ये सब सोच सान अपना तबीयत ना बिगाड़े, इसलिए वो उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले उसके होंठों को रसीले फल की तरह चूसने लगा। वही रेहान के ऐसे चूमने से सान सांस तक नहीं ले पा रहा था। तभी रेहान उसे किस करना बंद कर उससे दूर हो उसके आंखों में देखने लगा तो सान तेज सांस लेते हुए रेहान के आंखों में देखने लगा तो रेहान उसके होंठों को फिर से चूमने वाला था, पर तभी सान उसके सीने पर अपना हाथ रख कहता है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल रेहान को कैसे करना है सान को बहुत अच्छे से समझ आ गया था। तभी रेहान उसे घूरते हुए अपने मन में ही कहता है, चाहत पैदा कर मारना कोई इससे सीखे। अपने मन में इतना कहने के बाद वो उसे अपने बाहों में भर लेट गया। वही अपने इमोशनल ब्लैकमेल ट्रिक में कामयाब होकर सान बहुत खुश था। ये रात धीरे धीरे बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। रेहान का नींद खुला तो वो आंखें खोलते के साथ देखा सान प्यारे से छोटे बच्चे की तरह सोया हुआ है। वो मुस्कुराते हुए उसके सिर पर प्यार से चूम उठ बेड ने नीचे उतर बाथरूम चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सनाया भी तैयार हो रही होती है। तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक होता है तो वो अपने आप को एक बार शीशे पर देखती है, फिर दरवाजे के पास जा दरवाजा खोल इवान को देखती है तो सवाल करती है, क्या हुआ इवान? सनाया के सवाल को सुन इवान जवाब देते हुए ही सवाल करता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे तेरा कार चाहिए था पर लगता है तू खुद बाहर जा रही है। इवान का ये बात सुन सनाया कहती है, जा तो रही हूँ पर मेरे पास एक बाइक है, तू चाहे तो उसे ले जा। सनाया का ये बात सुन वो उसके गले से जा लग कहता है, लव यू जान। इतना कह उससे दूर हो कहता है, ओके बाय। ये बोल वो बिना कुछ सुने रफ्तार से भागने लगता है। तभी सनाया चिल्लाकर कहती है, चाबी तुझे बाइक में लगा ही मिल जाएगा। सनाया जब ये कहती है तो इवान बस अपने हाथ को हिला देता है तो सनाया भी अपना पर्स लेती है और खुद को एक बार फिर शीशे में देख कहती है, आज मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। इतना कह उसके होंठों पर एक मुस्कान आ जाता है। फिर उसी मुस्कान के साथ वो अपने कमरे से बाहर निकल अपने कार के पास जा ड्राइविंग सीट के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर देती है। कार स्टार्ट करने के बाद वो जानवी को सोचते हुए ही वहां जाने लग जाती है। वही दूसरी तरफ रेहान तैयार हो चुका था पर सान अब तक आराम से सोया था तो उसे सोया ही छोड़ वो बाहर जाता है। फिर जैसे ही वो हॉल के पास पहुंचता है खाने का खुशबू से पूरा घर महक रहा होता है। वही अगस्त्य जो डाइनिंग टेबल पर बैठा कुछ डॉक्यूमेंट चेक करते हुए नाश्ता आने का इंतजार कर रहा था तो रेहान भी उसके बगल वाले चेयर पर जा बैठ गया तो अगस्त्य रेहान की तरफ देखा। तभी रेहान सवाल करता है, नाश्ता सोनाली बना रही है क्या? हाँ, अगस्त्य का जवाब सुनते ही रेहान कहता है, तभी खाने का इतना लाजवाब स्मेल आ रहा है। तुम तो लकी हो। रेहान के इस बात पर अगस्त्य कहता है, हाँ इस मामले में तो हूँ, पर इतना कहने के बाद वो रुक जाता है और किसी सोच में डूब जाता है। तभी रेहान कहता है, अगर बेबी ना करने का सच तू उसे बता देता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। रेहान के इस बात पर अगस्त्य रेहान के तरफ देखता है और कुछ सोचने लगता। तभी रेहान सवाल करता है, आखिर बात क्या है? रेहान के सवाल का कुछ भी अगस्त्य जवाब देता इससे पहले ही सोनाली नाश्ते के साथ आ गई तो दोनों इस बारे में बात करना बंद कर दिए।
वही सोनाली खाने को रख दोनों के लिए नाश्ता लगा रेहान की तरफ देख सवाल करती है, सान अब तक नीचे क्यों नहीं आया है? सोनाली का सवाल सुन रेहान झट से जवाब दे देता है, वो अब तक सोया हुआ है। ये सुन सोनाली थोड़ा हैरान थी और वो अपने हैरानी के साथ ही कहती है, सान तो बहुत बदल गया है, पहले वो मुझे फ़ोन कर सुबह सुबह उठाता था, अब खुद नहीं उठता। वैसे जब सोनाली ने ये कहा तभी रेहान ने भी नोटिस किया कि सच में सान बहुत बदल चुका है, पर कुछ बात उसका बिल्कुल भी नहीं बदला है। दूसरों का हेल्प करना, दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाना, दूसरों के लिए ही जीना। रेहान मुस्कुराते हुए बस खाने लगता है। वही अगस्त्य सोनाली की तरफ देख कहता है, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? अगस्त्य के सवाल पर सोनाली उसे देखती है, फिर जवाब दे देती है, मैं सान के साथ खा लूंगी। ये सुन अगस्त्य को ठीक तो लगता है, पर सोनाली के बोलने का हाव भाव में बदलाव देख अगस्त्य खाने की जगह उसे ही देख रहा होता है, तो सोनाली झट से अपने नज़र झुका देती है। तभी अगस्त्य उसे देखना बंद कर जल्दी से अपना नाश्ता कर लेता है। वही रेहान का भी हो चुका था, फिर दोनों साथ ही बाहर जाने लगते हैं। वही सोनाली दोनों को बाहर जाता हुआ देखती है और खुद में ही कहती है, मुझे उस महीने पीरियड्स क्यों नहीं आया? क्या मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी जल्दी फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। जो भी हो, मुझे इस बार अगस्त्य के नज़र से बचकर ही सब करना होगा, पर अगर प्रेग्नेंट हुई भी तो कैसे छिपाऊंगी अपनी प्रेगनेंसी को? खुद में सोचते हुए सोनाली ये सब कहे जा रही थी। वही अगस्त्य अपने कार के अंदर जा बैठ सोनाली के अजीब बर्ताव को देख समझ तो गया था, पर वो इस बार पूरा ध्यान के साथ कुछ भी किया था, प्रेग्नेंट होने का कोई चांस ही नहीं था। वही अगस्त्य के मूड को बदलता देख रेहान भी इस बारे में सोच रहा था, आखिर अगस्त्य को अचानक हुआ क्या? फिर उसने सोचा शायद उसका सवाल की वजह से अगस्त्य का मूड चेंज हो गया हो। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। फाइनली रेहान जब अपने कंपनी पहुंचा और जैसे ही अपने कार से बाहर निकला तो जिधर से सिर्फ वो आया जाया करता था वहां इवान को देख हैरान था। वो इवान के पास जा सवाल करता है, तुम यहाँ? रेहान का आवाज सुन वो झट से उसकी तरफ देखता है। तभी रेहान को देख कुछ सोचते हुए झट से थोड़ा हिचकिचाकर कहता है, वो मैं धीरे से मिलने आया था। धीर है कहा। आखिर में जब इवान सवाल किया तो रेहान को समझ नहीं आ रहा था इवान को बताना सही रहेगा कि नहीं, पर रेहान जानता था इवान बिगड़ा हुआ जरूर है पर दिल का बुरा नहीं, यहाँ तक कि किसी के बारे में कभी नहीं सोचता, पर फिर किसी को मुसीबत में देखता तो हेल्प करता है। अपने बाप के जैसा बिल्कुल नहीं, और ना ही उसे अपने बाप का असलियत पता, और जो पता है उसके कारण वो अपने बाप से बात नहीं करता है। ये सब बातों को वो सोच ही रहा था, तभी इवान रेहान का नाम लेता है। रेहान। अपना नाम सुनने के बाद रेहान इवान की तरफ देख कहता है, वो मेरे घर पर है। ये जान इवान का जो शक था उसे वो यकीन होता नजर आ रहा था कि तभी रेहान कहता है, किसी ने उस पर गन से शूट किया था। ये जान इवान जिसे अपने भाई से प्यार तो नहीं था, पर फिर भी इसके चेहरे पर घबराहट छा जाता है और वह झट से अपने घबराए आवाज में ही कहता है, ये सब कैसे हुआ और वो कैसा है, ज्यादा क्रिटिकल तो नहीं है ना? इवान सवाल पर सवाल किया जा रहा था तो रेहान कहता है, वो ठीक है, तुम उससे मिलना चाहते हो तो मेरा ड्राइवर तुम्हें मेरे मेंशन छोड़ देगा। ये सुन इवान झट से कहता है, ओके और थैंक यू धीर का ध्यान रखने के लिए, और आपको पता चला ये अटैक किसने किया है? इवान के इस सवाल का जवाब रेहान नहीं दे सकता था तो उसने कह दिया, नहीं, अब मुझे काम है तो तुम मेरे ड्राइवर के साथ चले जाओ। इतना कह रेहान जाने लग जाता है तो इवान भी रेहान के कार के पास चला जाता। वही रेहान अपने ड्राइवर को मैसेज कर दिया था तो उसके ड्राइवर इवान के लिए कार डोर खोल देता है। इवान कार के अंदर जा बैठ जाता, उसके बैठते ही ड्राइवर कार डोर लॉक कर देता, फिर खुद आगे ड्राइविंग सीट के पास जा कार के अंदर बैठ गया, फिर कार को स्टार्ट कर दिया। वही रेहान अपने केबिन के अंदर जा बैठ सान को कॉल कर देता है। सान अभी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल के पास आ सोनाली के साथ नाश्ता कर रहा था। तभी उसका फोन बजा तो वो अपने फोन के बजने का आवाज सुन उठने को था, पर तभी सोनाली कहती है, बजने दे जितना बज रहा है, पहले तू अपना नाश्ता कर ले। अब सोनाली कही थी तो वो मना कर सकता नहीं था। वही दूसरी तरफ रेहान जब सान ने कॉल नहीं उठाया तो उसे मैसेज लिखकर सेंड कर दिया ताकि जब भी सान अपने फ़ोन को देखे तो मैसेज रीड कर ले। मैसेज करने के बाद वो अपना काम करने लगा। कुछ वक्त बीत गया, सान सोनाली दोनों का नाश्ता करने हो गया था। नाश्ता करने के बाद सर्वेंट प्लेट उठा ले जाने लगे। वही सोनाली और सान दोनों ही हॉल में चले गए। हॉल में आने के बाद सान को याद आया उसका फ़ोन बज रहा था तो वो अपना फ़ोन उठा देखने ही वाला था कि तभी एक गार्ड वहाँ कहता है, सर मैडम। सर्वेंट के आवाज़ को सुन सान अपने फ़ोन को देखे बिना ही वो गार्ड की तरफ देखता है। वही सोनाली भी गार्ड को देखती है। तभी गार्ड सान से कहता है, कोई यहाँ धीर से मिलने आए हैं। मैंने उसे बहुत समझाया, यहाँ कोई धीर नहीं रहता, पर वो कह रहा है रेहान सर उसे यहाँ भेजे है। तभी सान झट से सवाल करता है, धीर से मिलने आए हैं?
ये सुन गार्ड अपने सर को हाँ में हिला देता। तभी सान सवाल करता है, वो कैसा दिखता है? सान के इस सवाल पर वह गार्ड झट से कह देता है, उनका हाइट आपसे थोड़ा ज्यादा होगा, आपकी तरह ही गोरा रंग है और आपकी तरह ही हैंडसम भी दिखता है। जैसा डिस्क्रिप्शन गार्ड दे रहा था, सान को तो इवान ही लग रहा था, तो सान ने झट से कह दिया, ठीक है, उसे अंदर भेज दीजिए। सान का ये ऑर्डर सुन गार्ड ठीक है कहने के बाद जाने लगा। वही गार्ड के जाने के बाद सोनाली सवाल करती है, ये धीर कौन है और तू उसे अंदर लाने के लिए क्यों कहा? सोनाली के इस सवाल को सुन सान झट से कहता है, क्योंकि मैं धीर हूँ, बाकी मैं तुझे बाद में बताऊंगी। वह इतना बोला ही था कि तभी इवान मेंशन के अंदर आने लगा और सान सोनाली दोनों का ही नजर इवान पर चला गया। इस लड़के को देखते ही सोनाली को कुछ याद आने लगा और उसके चेहरे पर गुस्सा भर गया। वही इवान सान के पास आ उसे देखता है, फिर सवाल करता, तू कैसा है? इवान का सवाल सुनते ही सान मुस्कुराते हुए जवाब दे देता है, मैं अच्छा हूँ, और तुम? इवान भी सेम जवाब दे देता। तो सान इवान को मुस्कुराते हुए देख उसे बैठने का बोलता, तो वो बैठने ही जा रहा था, तभी उसका नज़र सोनाली पर जाता है। तो वो सोनाली को देख मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो, आप तो शायद बिजनेस टैकून अगस्त्य अग्निहोत्री की वाइफ है ना? इवान एक बिजनेस अवार्ड में ही अगस्त्य के साथ सोनाली की तस्वीर को न्यूज़पेपर में देखा था। जब इवान सवाल करते हुए कहता है तो सोनाली बहुत रूखा जवाब देती है, हाँ। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लग जाती है। इवान को समझ नहीं आ रहा था आखिर सोनाली उससे ऐसे बात क्यों कर रही थी। वही सोनाली कभी किसी से ऐसे बर्ताव नहीं की थी, पर आज अचानक से इवान के साथ ऐसा बर्ताव करता देख सान हैरान था। पर सान अभी इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए वो इवान बातें करने लगे। आज पहली बार दोनों नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे। तभी इवान कहता है, अगर तू ठीक है अब तो तेरा घर जो है मुंबई में, वहां चलते हैं दोनों। मुंबई में जो घर सान का था वो इतना छोटा है कि इवान उसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। तभी सान झट से कहता है, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है और जो घर है वो बहुत छोटा है, तुम वहाँ नहीं रह सकते हो। दोनों इस बारे में बातें कर रहे थे। वही दूसरी तरफ सोनाली अपने कमरे में बैठ वो दिन याद कर रही थी। एक पार्टी में सोनाली काम करने के बाद घर जाने को थी, तभी उसे औरत के चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया तो वो उस तरफ चली गई। तभी वो देखी कि एक बेहद ही अट्रैक्ट लड़का एक पैर को औरत के पेट पर अपने पैर रख रगड़ते हुए कहता है, तुझे क्या लगा था तू आकर कहेगी मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं तुझसे शादी कर लूंगा? वही लड़के के ऐसा करने से बस वो लड़की दर्द से करहाए जा रही थी। तभी वो लड़का उसके पेट में एक लात जैसे ही मारा। सोनाली ये देख बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहां गुस्से में जाने लगी। तभी उस आदमी का फोन बजा और अपने फोन को रिसीव कर वहां से जाने लगा। तो सोनाली झट से उस लड़की के पास जा उसे उठाते हुए कहती है, आप ठीक तो है ना? पर लड़की के पास कुछ बोलने का हिम्मत नहीं बचा था और तभी वो बेहोश जो जाती है। तो सोनाली बहुत मुश्किल से उसे उठा वहां से हॉस्पिटल ले जाने लगती है। तभी उसे पकड़ते वक्त उसे गीला गीला सा एहसास होता है। फिर वो किसी तरह ऑटो ले उसे अंदर बैठा खुद भी अंदर बैठ हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। तभी उसे अपने हाथ में ब्लड दिखता है तो वो समझ जाती है उस आदमी के इतना कहने से कि लड़की का मिसकैरेज हो गया है। कुछ ही वक्त के बाद हॉस्पिटल पहुंच जाते। हॉस्पिटल आने के बाद लड़की का जान तो बच चुका था पर बच्चा का कंडीशन बहुत खराब था। तभी सोनाली उस लड़की के होश आने के बाद उसके पास जा बैठती है, उससे बात करती है। बातों बातों में ही उसे सब पता चल जाता है। वो लड़का उससे झूठा प्यार का नाटक कर उसके साथ हर रोज सब कुछ करने के बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसे अपने लाइफ से कचरे की तरफ फेंक दिया और अब उसके बेबी को भी मार दिया। सब कुछ जानने के बाद सोनाली कंप्लेन करने को कहती है, तुम उस दानव का कंप्लेन क्यों नहीं करती हो? जब सोनाली ने उसे कंप्लेन करने को कहती है तो वो लड़की रोते हुए ही कहती है, कुछ नहीं होगा इससे, वो बहुत अमीर खानदान का लड़का है। इतना कह वो रोने लगती है। फ्लैशबैक एंड उस घटना को याद करते ही सोनाली गुस्से में कहती है, आज वो मेरे सामने है, वो नहीं तो मैं उस लड़की के लिए स्टैंड लूंगी ही। पता नहीं उसके अलावा कितनी लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया होगा। सोनाली सजा देने का उसे डिसाइड करती है। वही हॉल में दोनों का बात लगभग खत्म ही हो चुका होता है तो इवान खड़ा हो कहता है, धीर मैं चलता हूँ। ये सुन सान भी खड़ा हो झट से कहता है, तुम आज के लिए यही रुक जाओ। धीर का ये बात सुन इवान सोचता है, क्या मेरे यहाँ रहने से कबीर से मुलाकात होगा? वो ये सोच ही रहा था तभी सोनाली अपने कमरे से बाहर निकल हॉल में आ इवान के पास जा बिना कुछ कहे बस एक थप्पड़ जड़ दी। सोनाली के ऐसा करने से बेचारा इवान अपने सोच से खलबला कर बाहर आ अपने गाल पर हाथ रख कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? इवान के सवाल पर सोनाली उसे गुस्से में घूरते हुए कठोरता के साथ कहती है, जो उस दिन उस लड़की को तुम्हारे साथ करना चाहिए था। सोनाली के बातों को सुन इवान कंफ्यूज था। वही सान सोनाली के इस हरकत को देख हैरान था। वो अपने हैरानी के साथ सोनाली के पास जा सवाल करते हुए ही कहता है, ये क्या कर रही हो सोनाली?
सान का सवाल सुन सोनाली सान की तरफ देख कहती है, वही जो इस घटिया इंसान के साथ होना चाहिए, बल्कि ये बहुत कम है सान। मैं अभी पुलिस को बुला उसे पुलिस के हवाले करती हूँ, तब उसे समझ आएगा। इवान उसकी तरफ देख बहुत मासूमियत से भरे आवाज में सवाल करते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इवान इतने मासूम तरीके से कहा तो सोनाली क्लैप करते हुए कहती है, वह लड़कियों का मासूमियत छीनने वाला घटिया इंसान, कितना अच्छे से मासूम बनने का नाटक कर लेते हो, ऐसे ही उन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उसके साथ गलत करते हो ना। सोनाली की बातें इवान के सर के ऊपर से जा रहा था। वही सोनाली का ये सब बात सुन सान कहता है, सोनाली ये क्या कह रही है तू? इवान ऐसा नहीं है, तूने कहाँ सुना है ये सब? सान के इस बात को सुन सोनाली कहती है, अगर सिर्फ सुनी होती तो इसके मासूम चेहरे पर अब तक आ चुकी होती, पर मैं अपने दोनों आंखों से देखी हूँ कैसे ये हैवान अपने बच्चे को ही उस लड़की के पेट को मसलते हुए जान से मार रहा था। इतना कहने के बाद अपने उदासी से भरे आवाज में सवाल करती है, क्या तुम्हें ये करने में जरा सा भी तकलीफ नहीं हुआ? इंसान हो या तुम जानवर? सोनाली उसे खरी खोटी सुनाते जा रही थी और बेचारा इवान के पल्ले कुछ पड़ ही नहीं रहा है। और वही जैसा कैरेक्टर इवान का सोनाली बता रही है, सान ने खुद ही देखा है, उससे वो पूरा अपोजिट है। वो बदमाश जरूर है पर लड़कियों का बहुत रेस्पेक्ट करता है, और वो आज तक किसी लड़की के साथ डेट पर तो बहुत गया है, पर किस तक भी किसी को नहीं किया है। वही दूसरी तरफ रेहान अपना काम छोड़ मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आया तो वो खुद ही देखने के लिए निकल गया, आखिर सान को हुआ क्या है और क्यों मैसेज में भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। वही मेंशन में सोनाली सान को समझाने का कोशिश कर रही थी कि इवान बहुत बुरा इंसान है। वही इवान सोनाली के इल्जाम को सुनकर गुस्से में कहता है, सोनाली अग्निहोत्री, शायद तुम्हारे आंखों में ही प्रॉब्लम है, पता नहीं किसे देखकर मुझे समझ ली हो। इवान की बातों को सुन सोनाली उसके पास जा उसके कॉलर को पकड़ कहती है, मेरे आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जिसे देखा था वो तुम ही थे। सोनाली उसके कॉलर को पकड़ सुनाए जा रही थी, वही इवान उसे खुद से दूर करने का कोशिश किए जा रहा था, साथ ही इस मामले को सान भी ठंडा करने का कोशिश किए जा रहा था। यहाँ ये सब ड्रामा चल ही रहा था। वही रेहान के साथ साथ अगस्त्य दोनों ही मेंशन आ गए थे। मेंशन साथ ही दोनों गाड़ियां रुका, फिर दोनों ही अपने कार से बाहर निकल गए तो दोनों एक दूसरे को अपने सवाल से नज़र से देखे तो अगस्त्य कह दिया, मुझे सोनाली से कुछ काम था। अगस्त्य का ये बात सुन रेहान भी कह देता है, मुझे भी सान से कुछ काम था और वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। दोनों एक दूसरे को अपना रीजन बता साथ ही अंदर जाने लग जाते हैं, पर जब दोनों मेंशन के अंदर आते हैं तो सोनाली और इवान को लड़ता देख दोनों के दोनों ही हैरान हो जाते हैं और एक साथ ही दोनों अपने तेज कदमों के साथ उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद अगस्त्य सोनाली का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींच गुस्से में सवाल करता है, ये सब क्या है सोनाली? अगस्त्य को देख सोनाली झट से कहती है, ये बहुत बुरा इंसान है। इतना कहने के बाद जो उस रात हुआ था सोनाली एक एक बात बताना शुरू करती है। फिर जैसे ही सोनाली का बताना खत्म होता है इवान झट से कहता है, पागल हो गई है ये लड़की, इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजो। इवान का ये बात सुन अगस्त्य इवान को अपने जानलेवा नज़र से देखा। अगस्त्य के खूंखार नज़र को देख इवान भयभीत हो जाता है। तभी सोनाली अगस्त्य को देख बहुत प्यार से वो भी अपने मासूमियत के साथ कहती है, अगस्त्य मैं पागल नहीं हूँ। सोनाली के इस बात को सुन उसके सिर पर अपना हाथ रख उसके सिर को अपने सीने से लगा कहता है, हाँ जान तुम पागल नहीं हो। इतना कहने के बाद सोनाली को अगस्त्य इवान के तरफ अपने कठोर नज़र से देखते हुए कहता है, अगर मेरी सोनाली कह रही है तो ये बात सच है। जैसे ही अगस्त्य ने ये कहा तो इवान झट से कहता है ब्रो, मतलब कुछ भी मैं। इससे आगे वो कुछ कहता अगस्त्य उसे अपने हाथ के इशारे से शांत रहने का इशारा कर सोनाली को अपने गोद में उठा अपने कमरे में ले जाने लगता है। वही अगस्त्य के उसे ले जाने के बाद इवान कहता है, रेहान तुम्हारे भाई को पूरे दुनिया में यही पागल लड़की मिली शादी करने के लिए। इवान के बातों को सुन सान अपने भाई को घूर कर देखते हुए कहता है, वो पागल नहीं है, जरूर कुछ गलतफहमी हुआ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सान ने जब ये कहा तो रेहान उसके इस बात को सुन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, अच्छा मैं पता लगाने का कोशिश करता हूँ। इतना कहने के बाद इवान की तरफ देख कहता है, तब तक के लिए तुम यहाँ से जाओ और जब तक सब कुछ शॉर्ट आउट नहीं हो जाता है तब तक सान से मिलने यहाँ मत आना, और अगर मिलना हो तो कंपनी में ही आ जाना मिलने के लिए। रेहान ये बात नहीं भी कहता तो भी इवान नहीं आता। बार बार एक पागल लड़की के हाथ से मार खाने का शौक इवान को नहीं था। वो रेहान और सान दोनों को ही बाय बोल जाने लग गया। वही रेहान और सान दोनों सोफे पर जा बैठ इस बारे में बातें करने लगे। वही दूसरी तरफ कमरे के अंदर सोनाली अगस्त्य से कहती है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए आप मुझे रूम में ले आए।
सोनाली के इस बात को सुन अगस्त्य प्यार से कहता है, ऐसा नहीं है जान, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, पर इस बार शायद कोई गलतफहमी भी हो सकता है। ऐसे तुरंत किसी नतीजे पर आ उसे सजा दिलवाना सही तो नहीं है ना। अगस्त्य का बात सही था, पर सोनाली अपने आंखों देखे बात को झुठला तो सकती नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ आयशा अपने सामान को पैक कर रही थी, तभी ऋतिक कमरे के अंदर आ कहता है, आयशा इतनी जल्दी मत जा। अपने भाई का बात सुन आयशा फीकी मुस्कान के साथ कहती है, हमेशा तो आप मुझे भेजने के फिराक में रहते थे, अब मैं कल राखी बांधते ही जा रही हूँ तो आप मुझे रोक रहे हैं भैया। इतना कहने के बाद वह खिलखिलाकर हंसने का नाटक करने लग जाती है। वही ऋतिक अपनी बहन की हंसी को बहुत अच्छे से पहचानता था। वो अपने मन में ही कहता है, एक दिन मैं तुम्हारे होंठों पर पहले जैसा मुस्कान लेकर आऊंगा। वो अपने मन में ये सब कहते हुए अपनी बहन को ही देखे जा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, शाम का वक्त हो चुका था। आज के होने वाले फैशन इवेंट पर रेहान ऋतिक अगस्त्य को भी जाना था, तो रेहान शान को रेडी होने को कह दिया था, तो अगस्त्य सोनाली को वही ऋतिक अपने बहन को वहां चलने के लिए साथ कहता है, तो आयशा जाने के लिए मना कर देती है। आयशा के मना करने के बाद ऋतिक उसे फोर्स नहीं करता है। कुछ वक्त बीत जाता, शाम का 7 बज चुका था, अब इवेंट शुरू होने को था। रेहान शान के साथ अपने कार में निकल गया, वही अगस्त्य अपनी वाइफ सोनाली के साथ, वही ऋतिक भी निकल चुका था। कुछ ही देर में ऋतिक इवेंट में पहुंच गया, फिर वो अपने कार को इवेंट प्लेस के पास रोक कार से बाहर निकल अंदर जाने लगा, तो सारे रिपोर्टर्स उसकी तस्वीर को खींचते हुए उससे सवाल करने लगे, पर उसका मैनेजर सभी रिपोर्टर्स को साइड करने लगा, साथ ही गार्ड्स भी। फिर ऋतिक इवेंट के अंदर पहुंच अपने सीट नंबर पर जा बैठ जाता है। उसके बैठते ही जानवी उसके तरफ ट्रे बड़ा पूछने ही वाली होती है, तभी ऋतिक जानवी को देखता है तो वही सवाल कर देता है, तुम यहाँ? कितनी बार तुम्हें कहा है, अगर पैसे का जरूरत है तो मुझे कहो, अभी से ही काम करने का तुम्हें जरूरत नहीं है। वही दूर खड़ी सनाया जब ऋतिक धनजानी को जानवी के साथ इतने फ्रैंकली बात करते हुए देख रही थी, तो उसे लगा शायद जानवी को ऋतिक से प्यार है। ये बात सोच सोचकर सनाया का खून खोले जा रहा था। वही दूसरी तरफ रेहान और अगस्त्य साथ ही निकला था, तो दोनों साथ ही इवेंट प्लेस पर पहुंचा। दोनों भाइयों को एक साथ आता देख रिपोर्टर्स हैरान थे, क्योंकि अभी तक सभी रिपोर्टर्स दोनों भाई का कोल्ड वॉर के अलावा कुछ नहीं देखे हैं। जब चारों कार से बाहर निकल इवेंट की तरफ जाने लगे, तो तभी रिपोर्टर्स घेरते हुए दोनों भाई से रिलेटेड हो सवाल करने लगे, पर रेहान अगस्त्य कोई जवाब न दे रेहान शान को रिपोर्टर्स के बीच और अगस्त्य सोनाली के रिपोर्टर्स के बीच से निकालने का कोशिश कर रहा था। वही गार्ड्स भी रिपोर्टर्स को साइड करने लगे। कुछ ही वक्त में फिर चारों भी अंदर पहुंच गए और ऋतिक जिस जगह पर बैठा था वहीं ये चारों भी जा बैठ गए। वही इवान भी वहां आ चुका था। इवान वहां आने के बाद अपने सीट नंबर को ढूंढते हुए जैसे ही बैठने गया, तो देखा उसके बगल में वही दिन वाली पागल लड़की है। वही सोनाली का भी ध्यान उस पर चला गया, तो इवान वहां उसके बगल में जा बैठने की जगह सनाया के पास चला जाता है। तभी सोनाली अपने मन में कहती है, वो यहाँ भी आया है, जरूर कोई ना कोई लड़की गर्लफ्रेंड जरूर होगी। तो वही सोनाली के अलावा किसी के भी इस पर ध्यान नहीं दिया था कि इवान यहाँ आया और इवान सोनाली फिर से एक दूसरे को देखे है। वही सोनाली की नजरें उसी पर ही टिक गया। जाकर वही इवान सनाया के पास आ कहता है, मुझे कोई और सीट चाहिए। ऐसे अचानक से इवान सीट बदलने का बात बोलेगा तो सनाया के लिए मुश्किल हो सकता था। तभी सनाया कहती है, पर क्यों, मैंने तुझे सबसे आगे का सीट दिया है। सनाया का इस बात को सुन वो बड़बड़ाते हुए ही कहता है, लास्ट में बैठना मंजूर है, पर उस पागल औरत के बगल में नहीं। इवान का कहा एक एक बात सनाया को सुनाई दे दिया था। वो झट से कहती है, किसे पागल कह रहे हो, हुआ क्या है? सनाया के इस सवाल को सुन दिन में जो हुआ था इवान सब कुछ बता दिया। तभी सनाया ये सभी बातों को सुन जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसे सनाया को हंसता देख इवान उसे गुस्से में घूरने लगा, तो अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए सनाया कहती है, अगर कोई नहीं आता है तो मैं तुम्हें वो सीट से दूंगी। सनाया का ये बात सुन इवान सवाल करता है, अगर खाली खाली नहीं हुआ और सभी आ गए तो? इवान के इस सवाल पर मुस्कुराते हुए सनाया कहती है, तो उस पागल औरत के पास जा चप्पल जूता खाने के लिए रेडी हो जाओ। इतना कहने के बाद एक बार फिर वो जोरों से हंसने लग जाती है। सनाया को ऐसे हंसता देख इवान को बहुत गुस्सा आ रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, सभी गेस्ट आ चुके थे। उनमें से जो गेस्ट नहीं आए थे सनाया इवान को वो शीट दे देती है, फिर इवान जा शीट में बैठ जाता। वही सनाया भी आगे जा रेहान के सामने वाले चेयर में बैठ जाती है। फिर फैशन शो स्टार्ट हो जाता है। सभी लड़कियों का ड्रेस इतना छोटा, ऊपर से हर जगह से उसके बॉडी पार्ट्स दिख रहे थे, तो अगस्त्य उसकी तरफ देखे जा रहा था। वही रेहान अपने फोन पर कुछ कर रहा था। जब सान रेहान की तरफ देखा कि वो अपने फोन में खोया है, तो ये देखे से बहुत अच्छा लग रहा था, पर अगस्त्य को उन लड़कियों की तरफ देखता पा सोनाली का गुस्सा आसमान चढ़ रहा था।
सोनाली अपने एक हाथ को अपने दूसरे हाथ की कलाई पर रख अपने हाथ को ही मजबूती से पकड़ अगस्त्य को देखते हुए अपने धीमे आवाज में बहुत प्यार के साथ साथ उसके आवाज में उदासी भी था, वह अपने प्यारे और उदासी से भरे आवाज में कहती है, आपको वो लड़कियां अच्छी लग रही है क्या? सोनाली का ये बात सुनते ही वह झट से कहता है, पागल हो क्या तुम? जब अगस्त्य ये बात कहता है तो सोनाली अपना रूहानसा सा बच्चे जैसा चेहरा बना कहती है, आप भी मुझे पागल समझते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने चेहरे को मोड़ देती है। तभी अगस्त्य को अपने कहे शब्द पर अब पछतावा हो रहा था। वह झट से कहता है, सोनाली मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। पर सोनाली कुछ नहीं कहती है। तभी अगस्त्य एक बार फिर कहता है, सोनाली मेरी बात सुनो तो। तुम पागल नहीं हो, मैं पागल हूँ जो तुम्हें पागल बोला। जब अगस्त्य खुद को पागल कहता है तो वह अपने चेहरे को मोड़ एक बार फिर अगस्त्य को देखती है तो अगस्त्य को थोड़ा राहत मिलता, पर उसे एक नज़र देखने के बाद वह फिर अपने चेहरे को घूर कर फेर लेती है। सोनाली के बच्चे अवतार को देख अगस्त्य का तो दिमाग ही फिर चुका था। वो अपने सिर पर उंगली टिकाए खुद में ही कहता है, किस मनहूस घड़ी में मेरे जुबान से ये बात निकल गया, अब ये इस बात के लिए कहीं मुझसे बात करना ना छोड़ दे। वैसे उसे आज हो क्या गया है, पहले इवान पर इल्जाम लगा अलग हो शेरनी बन गई थी और अब पता नहीं क्या कहूँ। अगस्त्य अपने मन में ये सब कहे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जानवी सभी के लिए कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह ला सर्व करने लगी। तभी वह सर्व करते हुए सनाया के पास आई तो सनाया जानवी को देखते हुए ही बस कॉफ़ी ले लेती है। तभी जानवी सभी को देने के बाद वहां से बिना किसी के तरफ देखे जाने लगती है। तभी सनाया को पता नहीं क्या सूझता है, वह झट से अपने कॉफ़ी को टेबल पर रख खड़ी हो जानवी के पीछे जाने लग जाती है। कुछ ही वक्त में जानवी पीछे साइड जा ट्रे को रख मुड़ती ही है कि तभी सनाया को अपने पास खड़ा देख उसका कदम पीछे हो जाता और वह स्लैब में जा सट जाती है। तभी सनाया अपने दोनों हाथ उसके दोनों साइड रख उसके जाने का रास्ता ब्लॉक कर देती है। तभी सनाया की इस हरकत को देख वह अपने घबराते आवाज में सवाल करती है, ये सब क्या है मैम, आप ये क्या कर रही? जानवी के सवाल को सुन सनाया उसके आंखों में देखते हुए कहती है, जिस इंसान को तुम पसंद करती हो वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम जानती नहीं हो तो मैं बता दूं, ऋतिक धनजानी एक प्ले बॉय है जिसे लड़कियों के दिल के साथ खेलना बहुत पसंद है। सनाया का ये बात सुनते ही जानवी उसे अपने अजीब लुक से देखते हुए कहती है, ये आप क्या कह रही है? मैं ऋतिक भैया को क्यों पसंद करूंगी? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई है और मेरे लिए भी भाई समान ही है। और बात रही प्ले बॉय नेचर का तो शायद भैया होकर वो किसी के दिल के साथ नहीं खेलते हैं। जानवी की सब बात सनाया इग्नोर कर उसका कांटा तो एक ही शब्द में अटक गया था, भैया। इतना कहने के बाद वह जानवी से दूर हो मुस्कुराते हुए कहती है, भैया। एक बार फिर रिपीट करती हुए वह जानवी से सवाल करती है, फिर तुम किसे पसंद करती हो? सनाया के इस सवाल पर जानवी अंश को याद करते हुए कहती है, वो भी मेरे तरह ही है। उनका भी इस दुनिया में उनकी बहन के अलावा कोई नहीं, पर मेरे पसंद करने और ना करने से क्या होता है, वो शायद किसी और से प्यार करते हैं। जब जानवी ये कहती है कि वो जिससे प्यार करती है वो किसी और से प्यार करता है तो ये बात जान सनाया खुशी से जानवी के गले लग कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो कह तो जानवी से ये रही थी, पर मन ही मन खुश हो अपने मन में कह रही थी, बहुत अच्छा हुआ वो किसी और को पसंद करता है, अब मैं जानवी को इम्प्रेस करके ही रहूंगी। इतना कह वो बस उसी तरह उसे गले लगाए रखी थी।